बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी 10। मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है जी आप ठीक ठाक होंगे और इसी दुआ के साथ, इसी उम्मीद के साथ हम प्रोग्राम के आगाज़ की तरफ चलेंगे। ख़बरों से आगाज़ करेंगे और 11 बजे वाले सेगमेंट में हमारे मेहमान हमें ज्वाइन करेंगे। हर बंदा गले की दर्द से परेशान है और कल से मेरा भी यही कुछ हाल है, शदीद गले में दर्द है और इसके साथ साथ फ्लू वाले सिम्टम्स भी फील हो रहे हैं ना। तो अब इस पर आज हमने शो भी रखा है इंशाल्लाह। 11 बजे हमारे मेहमान जो हैं वो हमें ज्वाइन करेंगे तो हम इस पर ज़रूर बात करेंगे। बट अभी जो खतरा सबसे बड़ा है ना वो ये है कि DGPDMA साहब ने ये कह दिया है, इरफान काठिया साहब ने, कि अभी नवंबर में स्मॉग शिद्दत इख्तियार कर सकती है। तो फिर क्या हाल होगा? अभी हर दूसरा बंदा मुतासिर नजर आ रहा है। बच्चों के हवाले से हम इतने परेशान हैं। जाहिर बात है बच्चों ने स्कूल से जाना है, आप आउटडोर एक्टिविटीज बंद कर देंगे तो जो आने जाने में अब हर कोई तो गाड़ी पे नहीं आ रहा, हम बाइक्स पे भी देख रहे हैं, स्कूल वैन्स में भी बच्चों को देख रहे हैं। अब अर्ली मॉर्निंग अगर जब बड़ा अच्छा फिजा में खुनकी भी होती है, बड़ा अच्छा एहसास सांस लेके हो रहा था, अब वो भी आपके लिए खतरा बनता जा रहा है। मतलब घर के गेट से बाहर भी ना निकलें, घर के अंदर ही आपको ऐसे धुआं नुमा स्मेल सी जो है वो महसूस होना शुरू हो गई। यानी स्मॉग इतनी ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। क्या करना है अब क्या नवंबर तक आप बीमार होते रहे, अस्पतालों के चक्कर काटते रहे? बहुत ज़्यादा परेशानी है। हमारे साथ हमारे रिपोर्टर्स मौजूद हैं जी। एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसर खोकर साहब, सीनियर रिपोर्टर है अली रामे। चाय पीते रहे, ऐसे ही कहवे जो गर्म पानी लाजमी इस्तेमाल करें। यही चीजें हैं बस जिससे आप बेहतर रह सकते हैं। कैसर खोखर साहब जी बिल्कुल, इस हवाले से जो एहतियाती तदाबीर है वो बहुत जरूरी है। तो इस हवाले से हुकूमत को चाहिए कि एक अवेयरनेस कैंपेन शुरू करे और अखबारात और मीडिया में इश्तिहारात दे और टीवी प्रोग्रामों में के जरिए भी आलमों को आगाही दे कि इससे बचा कैसे जा सकता है। हर चीज़ का जो आता है वो बचने का एक तरीका भी होता है और इसके लिए एक अफाती तदाबीर होती हैं जो बचने के, जैसे आपने कहा कि स्मोक से बचने का मास्क इस्तेमाल आप करें। मास्क तो किसी को पहनने नहीं देखा खोखर साहब, मास्क इस्तेमाल करें। दूसरा ये है कि हुकूमत के जो स्मोक वो ब्रिगेड आए हुए हैं और वो गाड़ियां आई हुई हैं स्मोक को किल करने के लिए, वो कहाँ गई? वो स्मोक को खत्म करें ना। अब जो शहर में सड़कों के ऊपर फिर रही हैं वो स्मोक को खत्म करें। दूसरा ये कि हुकूमत जो स्मोक पैदा करने वाली जो गाड़ियां हैं या मोटरसाइकिल है या चंद जी रखे हैं इनके खिलाफ कार्रवाइयां करें, इनको रोकें और इस हवाले से इक़दाम किए जाएं। फिर स्मोक के वाले से जो आप खोकर साहब, मुझे ये लगता है इफ आई एम रॉन्ग तो आप लोग इसको तस्दीक भी कर सकते हैं अली, कि आप जितने भी इकदाम करते रहेंगे ना अब उसका फायदा कोई नहीं होने वाला। अब क्योंकि हमेशा ऐसा हुआ भी है तो अब एक ही हल है। हमने निगरान सेटअप पे देखा कितनी कोशिश की गई, मसनूई बारिश भी कराई गई, बट वो एक स्पैन आया कि कुछ टाइम के लिए उसको कंट्रोल किया गया क्योंकि हम पहले से कुछ नहीं करते हैं। जब सर पे आ गया तब आपने करना शुरू किया, तो फिर जब लोग मुतासर होना शुरू हो गए तो क्या फ़ायदा? देखिए, इस दफ़ा जो मुझे मौजूदा जो गवर्नमेंट का जो सेटअप है इसमें कुछ चीज़ें हमें दिखने में आई भी है कि वो गवर्नमेंट जो है वो कुछ ना कुछ कर रही है। अगर मैं ये कहूँ कि गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही तो ये भी गलत है। अगर मैं ये कहूँ कि गवर्नमेंट बहुत कुछ कर रही है तो ये उनको हम अप्रिशिएट भी करेंगे। जितना किया जा रहा है अमलन वो कम से कम वो दिखाई तो दे रहा है और किया भी इसीलिए जा रहा है कि लोगों को नजर आए कि गवर्नमेंट आपकी स्मोक के तदारुक के लिए इकदाम जो है वो करिए। अब जैसे खोकर साहब ने नाम लिया ब्रिगेड का, अब ब्रिगेड उसी में स्मोक गन की बात कर लेते हैं कि वो जो तोपें हैं उनका रुख जो है वो लाहौर की फ़िज़ा के अंदर है, वो जगह जगह जा रही हैं, वहाँ पर वो अपना पानी का छिड़काव जो है वो कर रही हैं। लेकिन वो एक मुस्तकिल हल नहीं है, इसमें कोई शक नहीं। वो इफेक्टिव भी नहीं है, इतनी असरअंदाज भी नहीं है, लेकिन ठीक है आपने सड़कों पे दिखाना है लोगों को, बस फॉर द टाइम बीइंग आप एक ना बस वो लोगों को दिखाने के लिए कि हम कुछ ना कुछ कर रहे हैं। ठीक है भाई, आप लगे रहे। फिर सिंपल सी बात यह है कि हमें सबसे पहले तो इसकी जो डायग्नोज करना है कि आखिर वजह क्या है कि स्मोक आ कहाँ से रही है। अगर हमारे अदारे ये डायग्नोज कर लें, क्योंकि जो हमने स्टडीज पढ़ी से क्यों नहीं हेल्प ले सकते जो इस पे काबू पा चुके हैं, जो इसकी देखें आप बीजिंग से आप हेल्प ले सकते हैं, आप चाइना से हेल्प लेते हैं। क्योंकि लास्ट टाइम मुझे याद है निगरान सेटअप के दौरान बाकायदा चाइना से एक वफद आया था और चाइना से आने वाले वफद ने बहुत सारी चीज़ें उन्होंने पॉइंट आउट की थी कि ये कुछ अवामल है, अगर आप कर लें तो आपको एक टाइम चाहिए। अगर आप आना ये कहे ना कि हुकूमत एक ही साल में ख़त्म कर ले, ये मुमकिन नहीं है। हाँ, जिस तरह से इनकी मरीम औरंगजेब की सरबराही में अब जो इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट काम कर रहा है ना, अगर ये इसी तरह कंटिन्यू रहा, तसलसल रहा इसके अंदर, तो मेरा ख्याल है बना दिया ना। हाँ, तो फिर आप, मेरा ख्याल है कि आइंदा 3 से 4 साल के अंदर आप इसको कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन जब आई स्मोक
इंडिया से रही हो तो फिर आप क्या कर सकते हैं। अब मुझे याद है आमिर भाई कह रहे थे कि वहाँ पे कौन सा सैलाब, वहाँ पे तो सैलाब आया है तो लिहाजा उनकी जितनी भी धान की फसल है, पैडी फील्ड्स हैं, वो तो सारी ख़राब होगी। भी उसका जो डायरेक्शन है सैलाब की वो एक साइड पे अलग है। अब जो हमारी पैडी फील्ड्स हैं वो और मुख्तलिफ एरियाज में भी हैं। जब आप कह रहे हैं इंडिया से धुआं आ रहा है, इंडिया से आता है, क्यों नहीं आता? हमारे अपने मसाइल यहाँ अपने मसाइल हैं, अपने मसाइल हैं। अब मैं सिंपल सी बात है, मैं को अपने सोर्स से नहीं कह रहा, मैंने ये पीडीएम में जाके खुद वहां पे उनकी बड़ी स्क्रीन्स लगी हुई हैं, उन्होंने खुद मुझे बताया कि ये देख लो हवा कहाँ से आ रही है। अब सिंपल सी बात वहां से नजर आ रही है। हाँ, ये नहीं कि हमारे यहाँ पैडी फील्ड्स को आ जाए वो उन बाकियात को आग नहीं लगाई जा रही, लगाई जा रही है। और ना ही ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, मैंने वहां पे स्क्रीन में देखा, डीजीपीडीएम ने हमें बताया, उसने सारा हमें गाइड किया कि ये देख लो ये चीजें, अगर आपको हमारी बात पे एतबार नहीं तो आप ये स्क्रीन देख लें कि जब हवा का रुख इस तरफ से होता है तो फिर डेफिनेटली आता है, क्योंकि वहां पे भी स्मोक। बट अपनी कंट्रीब्यूशन को तो आप साइड पे नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं हमारी कंट्रीब्यूशन अली ज्यादा है। मैं गाड़ियों का धुआं देखती हूँ ना तो मैं परेशान होती हूँ। ये भी आप, ये अपना इंडस्ट्रियल एरिया, बाहर चले जाए तो आप देखें फैक्ट्रियों से कैसे धुआं निकल रहा है। इसमें एक कम्युनिटी जो हमारी है, कम्युनिटी की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, नो डाउट। अब खोकर साहब ने बात की कि गवर्नमेंट जो है वो लोगों को बता नहीं रही है, उनको एहतियाती तदाबीर के हवाले से। खोकर साहब अखबारात ढूंढें, सोशल मीडिया देखें, आए रोज़ कैंपेन्स उनकी हो रही हैं। मैं कतन नहीं ये कहता कि गवर्नमेंट कुछ नहीं करी, गवर्नमेंट ने कैंपेन्स के हवाले से लोगों को बारहा टीवी के ज़रिए, आपके ज़रिए, मेरे ज़रिए, ना के ज़रिए जो है वो तमाम तर इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुँचाई जा रही है कि भाई आप ये एहतियाती तदाबीरें इस्तेमाल करें, ये चीज़ें जो है वो स्मोक का बायस बनती है, आपको ख़त्म करें। इसमें कोई शक नहीं है, सब कुछ हो रहा है, ये आपको भी हो रहा है। इसके बाद एजुकेशन सेक्टर्स के अंदर जाके लोगों को बताया जा रहा है, आपके सिलेबस के अंदर, आपके करिकुलम के अंदर जो है वो इनको इंक्लूड किया जा रहा है, स्मोक के तदारुक के हवाले से, स्मोक की वजूहात जो है उनको इंक्लूड किया जा रहा है। इसके अलावा आपकी जो ट्रैफिक वार्डन्स हैं वो इस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं, पुलिस आपकी काम कर रही है, डिपार्टमेंट्स आपके काम कर रहे हैं, इवन कि आपकी डिफरेंट समरीज के ऊपर भी लिखा होता है कि स्मोक जो है उसको तदारुक जो है वो करना है, उसके लिए ये एहतियाती तदबीर जो अपनाई जाए। तो गवर्नमेंट हर सतह पे कर रही है। अब मैं ये नहीं कहता कि गवर्नमेंट आज इसको खत्म कर दे, वो तो पॉसिबल भी नहीं है, पॉसिबल भी नहीं है। अब इस तरह की बस पॉलिसी जो आपने बनाई है ना, इस पॉलिसी का तसलसल रहना चाहिए, रुकनी नहीं चाहिए। अब ये ना हो कि नई गवर्नमेंट आए वो अपनी पॉलिसी जो है वो इसके अंदर इंक्लूड करवा दे, वो अपनी, वो कहते हैं ना पंजाबी से लुच ताल देना, वो ना करें। बस बिल्कुल ऐसे ही है, जो एक सिलसिला चल रहा है इस सिलसिले को जारी रखें ना। पिछली गवर्नमेंट के आप तमाम मनसूबों को बंद कर देते और आप अपनी तशहीर करना शुरू कर देते हैं। खैर, हमने अभी ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक के बाद आएंगे जी अगली खबर की तरफ, जो कि है महंगाई के हवाले से। लोग बहुत ज्यादा परेशान है और महंगाई हर जगह पर लोगों को मुतासर कर रही है, बढ़ती चली जा रही है। अब रोटी नान भी महंगा, गंदम भी महंगी, घी भी महंगा, ऑयल भी महंगा, रोजमर्रा इस्तेमाल की कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको सस्ती मिल जाए। हम ब्रेक के बाद आते हैं जी इस तरफ, स्टे विद अस। वेलकम बैक। अब आवाम कहाँ जाए? अब मैं गरीब की नहीं बात करूंगी, सफेद पोश भी, हर कोई मुतासिर हो रहा है। ये देखे ना, जब अब मुझे पेट्रोल हर रोज डलवाना पड़ेगा, महीने में बच्चों की फीसें भी देनी है, घर के बिजली के बिल भी देने हैं, फिर आपने रूटीन में छोटी मोटी ज़रूरत की चीज़ें, सब्जी, फल, ये वो, तो फिर आपके पास कैपेसिटी नहीं रहती है कि आप कोई अच्छा लाइफस्टाइल जो है वो भी गुजार सके, क्योंकि आपकी ज़िंदगी सिर्फ इन्हीं उलझनों के गिर्द घूम के रह जाती है जब आपकी जेब में पैसे नहीं रहते, क्योंकि हर रोज़ चीज़ें महंगी हो रही हैं। कैसर खोकर साहब, महंगाई के हवाले से हमको जी बिल्कुल, ये आपकी ये खबर है जो शेख खुर्दनोश है वो बहुत ज्यादा महंगी है। जी बिल्कुल, शेख खुर्दनोश जो है ना महंगी हुई है। बेसिकली रोटी की कीमत, रोटी और नान और खमीरी रोटी 5 रुपए महंगी हो गई है और 30 रुपए की हो गई है, जबकि जो मरियम नवाज की हुकूमत थी इसने 14 रुपए की रोटी जो है ना ऐलान किया था और इस पर अमल दरामद कराने के लिए टीमें भी निकली थी और आटा भी सस्ता किया था, सब्सिडाइज गंदम दी थी फ्लोर मिलों को, तो ताकि रोटी सस्ती हो जाए। अब ये नान और खमीरी रोटी जो है ना महंगी हो गई है, तो इसके बाद जो दूसरी रोटी है वो भी महंगी हो जाएगी। 30 रुपए की अगर आप खमीरी रोटी की कीमत है ना, 30 रुपए की रोटी के लिए एक गरीब बंदा 2 रोटियां तो खाएगा ना, जो मेहनत मजदूरी कर रहा है, तो उसके लिए तो 200-250 रुपए का एक टाइम का खाना हो गया ना। ऐसा ही है, ऐसे ही बिल्कुल। देखिए, खमीरी रोटी का जो है वो बाज़ का ये भी देखा जाता है कि वो एक गंदम की रोटी से सेपरेट है, वो मैदे की है। जैसे नान है, खमीरी रोटी बाज़ का महंगी भी होती है, लेकिन अगर 5 रुपये महंगी कर देना, ये सिंपल सी बात है। ये अब आती है, कॉल टू एक्शन आता है मरीम नवाज के ऊपर, जो वज़ीर आला पंजाब है हमारी, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जब भी मेरा सारा दिन जो है महंगाई को ख़त्म करने के हवाले से, महंगाई को कम करने के हवाले से इनके ऊपर जो है वो गुजरता है। अब उनकी वो मीटिंग्स, वो जो एक्शंस, वो जो ऐलानात, वो किधर गए?
अब अगर खुद से ये जो माफिया है इन्होंने अपनी तरफ से ये 5 रुपये अगर बढ़ा दिए हैं, अब सिंपल सी बात है कि ये जो लोग मुतालबात कर रहे हैं, जो एसोसिएशन नान बाई एसोसिएशन है, उनका भी मुतालबा है कि उनको गंदम महंगी मिलती है और आटा जो उनको मिलता है वो महंगा मिलता है, फ्लोर जो मैदा वाइट फ्लोर है वो उनको महंगा मिलता है, फाइन। तो वो जब महंगा मिलेगा डेफिनेटली, अब उसके बाद आपके बिजली के बिल है ना, उसके बाद आपके ना चिकन इतना महंगा, अंडे इतने महंगे, आप जो गैस इस्तेमाल कर रहे हैं वो महंगी, और आपने वहाँ तंदूर के ऊपर जो लोग रखे हुए हैं उनको आपने सैलरी भी देनी है। तो अब अक्यूमुलेटिव जब उनका एक कंपैरिजन करते हैं एक मंथ का, तो उनके जो एक्सपेंडिचर है, तो कोई बंदा लॉस में नहीं जाना चाहता, सिंपल सी बात है। अगर आपका और मेरा बिजनेस है, मैं कभी भी लॉस में नहीं जाने दूंगा। तो मेरी जो डिमांड होगी मैं बात करूंगा कि भाई ये चीज़ मुझे इस रेट पे मिल रही है, अगर वो कम रेट पे मिलेगी तो डेफिनेटली कि मैं वो आपके जो नोटिफिकेशन है उसके मुताबिक मैं अमल दरामद करूंगा, लेकिन वो नहीं हो रहा। वो सिंपल सी बात है कि जब आपने गंदम की कीमत जो है वो अब 35 रुपये फी मन मुकर्रर कर दी है, अब उसके मुकर्रर होने के बाद जब मार्केट में गंदम जो है वो आपको उससे भी ज़्यादा महंगी मिल जाए तो फिर आप क्या करेंगे? तो फिर कसूर किसका आता है? प्राइस एंड कंट्रोल कमेटी का। जो आपने एक कमेटी बनाई है, वो सलमा खातून है, सलमा भट्ट आई थिंक उनका नाम है, वो इसको कंट्रोल कर रही हैं, वो इसको चेयरपर्सन भी हैं। तो अब ये जिम्मेदारी उनकी है, फूड डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है। फिर आपने पीरा फोर्स को आपने उनके ऊपर लगाया, तो फिर वो जो आपने एक एक्शन किया था, वो आपने ऐलानात किए थे, वो किधर गए? यहाँ पे बात आती है। आपने लोगों की जो स्टॉल्स हैं मार्केट के अंदर जो इंक्रोचमेंट के हवाले से, वो तो आपने उखाड़ के रख दिए। यहाँ पे बात आती है ना, आप यहाँ पे कंट्रोल करके दिखाएं। बिल्कुल, अगर आप कंट्रोल करेंगे तो यही माफिया आपकी गंदम रोक लेगा, तो फिर आप चुप करके बैठ जाएंगे। तो लिहाजा ये जो उनका मुतालबा है। मुझे अब ये सवाल है ना, देखिए आम इंसान क्या करे? अब यहाँ पे चले घर की रोटी खा लेंगे किसी तरह से, अब अगर नाश्ते में एक अंडा खाना है, आपकी शकत वो नहीं रह गई है, चिकन की कीमत इतनी महंगी है जी, अंडे इतने महंगे हैं, रूटीन के इस्तेमाल की जितनी चीज़ें, अभी कल हमारे अखबार में खबर थी दूध की कीमत में इजाफा हो गया। अब क्या ये बुनियादी चीज़ें भी अगर इंसान से खींची जा रही हैं, दूर नहीं हो रही, ये खुद खींची जा रही हैं, फिर कौन रिस्पॉन्सिबल है? कहाँ जाएगा गरीब बंदा? देखिए सिंपल सी बात है, अगर तो आप इसका मुस्तकिल हल ढूंढना चाहती हैं तो फिर मुश्किल हल यही कि गवर्नमेंट को एक्शन लेना पड़ेगा इन चीज़ों के ख़िलाफ़। अब सब्सिडी तो आप दे नहीं सकते क्योंकि IMF का दबाव आपके ऊपर बहुत ज़्यादा है, तो सब्सिडी आप दे नहीं सकते। तो लिहाजा अब आपने कोशिश ये करनी है कि आप महंगाई को कंट्रोल करने के लिए लोगों को ना, सबसे पहले लोगों की जो एक बाइंग पावर है ना उसको बढ़ाएं, लोगों को रोज़गार अच्छा मिले। अब आपने वेजेस की आपने बात की, गवर्नमेंट ने कि 40,000 रुपये पर मंथ, अब 40,000 में गुजारा नहीं हो रहा। गवर्नमेंट अदाद शुमार में हमें बता रही है कि आपकी इन्फ्लेशन जो है वो कम हुई है। अब खुदा का खौफ करें, ये जो अदाद शुमार बनाते हैं ना, जो अदाद शुमार जो अनाउंस करते हैं, इन्होंने कभी मार्केट में जाके कोई चीज़ नहीं खरीदी। ये आज यह सूबाई वज़ीर ख़जाना है, वफाकी वज़ीर ख़जाना, वो मार्केट में जाएँ तो सही, प्राइम मिनिस्टर है वो मार्केट में जाए तो सही, वो देखे तो सही आपकी महंगाई कितनी पहुंच चुकी है। पहले किसी टाइम पे बंदा कहता था अच्छा गरीब बंदा दाल रोटी पे गुजारा, अगर यही दाल पे भी नहीं गुजारा कर सकते। सिंपल सी बात है ना, आप किसी और के पास जाने के बजाय मैं यही सवाल अगर आपसे करूं कि आपका महीने का राशन कितने का आता है, या खोकर साहब का महीने का राशन कितने का आता है, अब आपकी वो प्राइस डबल हुई है या नहीं हुई? क्यों खोकर साहब? सिंपल सी बात है, डबल होगी जी, डबल होगी। अब आप जब घी लेने जाते हैं, आप चीनी लेने जाते हैं, कोई भी घर की चीजें लेने जाते हैं, बिल्कुल खुद ग्रोसरी आपकी महंगी हो चुकी है, और इवन सब्जियां देखें इतनी महंगी हो गई हैं, और टमाटर का रेट देखें कहां से कहां चला गया है। ये हम लोग हैं जिनकी हम सैलरी लेते हैं। दूसरा ये घी, अंडे महंगे हो गए हैं, घी महंगा हो गया है, टमाटर महंगे हो गए हैं, सब्जियां महंगी हो गई हैं, दालें महंगी हो गई हैं, गोश्त चिकन महंगा हो गया, हर चीज महंगी हो गई है। और फिर जब गवर्नमेंट बात करती है ना कि भाई महंगाई है ही नहीं, ये तो गलत बात है। फिर आप अदादो शुमार का हेर फेर लोगों को बताते हैं, अदरवाइज आम आदमी तो पिस रहा है। सिंपल सी बात है, आप लोगों पे जाएं। ये जो मैं सलूट करता हूँ ऐसे लोगों को जो मुखैर हजरात हैं, ये जो खाना लोगों को दे रहे हैं, मैं कहता हूँ आई एम रियली ग्रेटफुल टू देम कि वो लोग कम से कम खाना तो दे रहे हैं उन लोगों को। लोग, और रश इतना बढ़ चुका है वहाँ पे। ये भी मैं कच्चा जे रोड पे शाम के वक्त जब जाता हूँ ना, वहाँ पे वहाँ लाइनें लगी होती लोगों की, बिल्कुल ऐसे ही। और कचहरी से आप आ रहे हो, वहाँ पे टू लगे हुए, वहाँ पे लोगों का रश इतना बढ़ चुका है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि
एक दो वक्त की रोटी खाना लोगों के लिए इस वक्त मुश्किल हो चुका है और गवर्नमेंट कहती है कि हमने ये कर दिया, हमने वो, कभी खाक नहीं किया आप लोगों ने। बिल्कुल ऐसे ही है, थोड़ा सा आवाम के लिए इस तरफ भी जो अमीर है वो अमीर तरीन होता जा रहा है, जो गरीब है वो गरीब तर और मिडिल मैन वो खतरे गुर्बत की लाइन से भी नीचे जाता जा रहा है। जो एक मतवस्त तबके वाला बंदा है जिसको हम कहते हैं वो तो बिल्कुल ही उसका तो सत्यानाश ही हो गया और उसमें हम हैं और उसमें हम हैं जो पिस गए। अच्छा जी, शहर के सिवरेज में बदस्तूर पोलियो वायरस की तस्दीक हुई है, लाखों बच्चों की सेहत को खतरा है। अभी ये मेरे ख्याल से कुछ ही दिन पहले पोलियो कैंपेन चली और बड़े भरपूर अंदाज में चली। जब आपको इर्द गिर्द से पता चलता है ना कि टीम स्कूल्स में भी पहुंची है, घरों में भी पहुंची है, अब आई डोंट नो गैप कहाँ रह जाता है और हमेशा रह जाता है। कैसर खोकर साहब जी बिल्कुल, इस हवाले से जो इसकी वजह जो है वो वजह यही है कि जो पोलियो के कतरे कुछ जगह नहीं पिलाए गए, जिसकी वजह से ये पोलियो वायरस आया। अगर पोलियो कतरे पिलाए जाते तो ये मसला ना होता। और ये पोलियो टीमों को मॉनिटरिंग का जो गवर्नमेंट का निज़ाम है वो वीक है इसमें, कि मॉनिटरिंग जो होती है वो सख्त होनी चाहिए और हर घर हर बच्चे तक जो है ना पोलियो कतरे वाला पहुंचना चाहिए। फिर उसको हर सूरत जो है कतरे पिलाने चाहिए। अगर कोई नो करता है, कतरे नहीं पिलाता, डरता है, या कोई अफगान बस्तियां हैं या पश्तो बोलने वाली बस्तियां हैं, तो वहां पर टीमों के साथ जो है ना पश्तो बोलने वाले लड़के जो है ना लगाए जाए ताकि उनको कन्विंस करें और वो हर सूरत पोलियो कतरे पिलाएं। और पोलियो कतरे अगर पिलाएंगे तो वायरस कंट्रोल होगा, वरना वायरस इसी तरह रहेगा। और इस वाले से हुकूमत ने कैंपेन भी की और DC की ड्यूटी लगाई और हर रोज DC लाहौर जो है वो बच्चों को कतरे पिलाते सड़कों पर नजर आया कि DC साहब कतरे पिला रहे हैं। लेकिन ये DC की कारकर्दगी है कि जो पोलियो वायरस है वो लाहौर में मौजूद है और DC साहब ने कहा DC साहब को देखिए, DC का काम है। और वैसे भी DC पता क्या करते हैं, वो जो अगर आपने तस्वीर देख के ये कह दिया कि DC साहब पोलियो कतरे पे, वो सिर्फ जो आगाज होता है ना तो वो कतरा एक तो वो आगाज के बाद सुपरविजन भी तो कोई चीज होती है, ओवरलुक भी कोई चीज होती है, गाइडलाइन भी कोई चीज होती है, पॉलिसी भी कोई चीज होती है और उसको फॉलोअप भी कोई चीज होता है। फॉलोअप करना ताकि हर बच्चे तक वायरस वो पोलियो कतरे पिलाने वाला पहुंचा भी है या नहीं पहुंचा। फिर इस तरह एक और तरीका है, स्कूलों में इनको चाहिए कि बच्चों को, स्कूलों में जो बच्चे आते हैं स्कूलों में बच्चों को कतरे पिलाया। अगर घरों में चलो लोग बच्चों को कतरे पिलाने से अवॉइड करते हैं या नहीं पहुंच पाती टीम, तो स्कूलों में जो टीमें भेजें ताकि स्कूलों में तो बच्चे स्कूल तो आते हैं ना, स्कूलों में एक जुमले में सारी बात खत्म कर दूं खोकर साहब, कर दें। जो यहाँ पे पोलियो के लोग हैं ना वो चाहते ही नहीं कि पोलियो से पाक हो जाए, बस सिंपल सी बात। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? भाई फंडिंग रुक जाएगी, पैसा रुक जाएगा जो बाहर से आता है। क्या हो गया आपको? तो बहुत भाई मैंने खुद अपनी रिपोर्ट्स पढ़ी इनकी, मुझे याद है हमारा ऑफिस होता था जेल रोड पे। उस वक्त मेरे हाथ एक पोलियो की रिपोर्ट लगी थी। अब उस रिपोर्ट में सैकड़ों हज़ारों बच्चे जो हैं जिनको पोलियो के ड्रॉप्स पिलाई नहीं गए। अच्छा। लाहौर के अंदर मेंशन किया हुआ है। अब उससे मैंने जब वो खबर दी तो मैंने एक बंदे से मेरी बात करवाई गई कि यार आपने ना गलत खबर दी, आपने गलत कॉप में इसको ना पोर्ट्रेट किया खबर को। मैंने कहा क्यों भाई, एक डाटा है मेरे पास, ऑफिशियल डाटा है। ऑफिशियल डाटा ये कह रहा है कि भाई आपके इतने बच्चे अभी तक लाहौर के अंदर, पंजाब के बाकी इजला को तो छोड़ दें, पाकिस्तान के बाकी सूबों को छोड़ दें, पंजाब के अंदर छोड़ दें, लाहौर के अंदर ऐसे इलाके जहां पे पोलियो के कतरे अभी तक बच्चों को नहीं पिलाए जा रहे। तो उस बंदे ने बात पता की, उस बंदे ने पता बात क्या की, उसने कहा तुम हमारी नौकरी पर लात मार रहे हो, दानिस्ता तौर पे मिस किए जा रहे हैं। सर अगर ये चीज खत्म हो गई है ना तो हर चीज खत्म हो गई। फिर क्यों बार-बार ये हर बार एक नई कैंपेन चलाई जाती है। अब सिंपल सी बात है, लाहौर सूबे का सबसे बड़ा शहर है। बिल्कुल। अगर ये शहर आप नहीं पाक कर सके तो बाकी इजला की क्या बात की दूसरे शहर सूबे के इलाके तो हैं जहां पर चलो सिक्योरिटी का मसला है, टीमें नहीं पहुंच सकती या टीमों पर हमले हो जाते हैं। लाहौर में तो ऐसा कोई मसला नहीं है, लाहौर में तो सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं है। लाहौर में फिर टीमें भी वाफर है, फिर लाहौर में चीफ सेक्रेटरी है बैठा हुआ है, DC बैठा हुआ है, कमिश्नर बैठा हुआ है और वो मीटिंगें दफ्तरों में ठंडे कमरों में मीटिंगें करके AC वाली गाड़ी में बैठकर चले जाते हैं। इनको चाहिए कि ये फील्ड में जाकर घरों में भी जाकर चेक कर ले। सिंपल सी बात है, जो लोग बैठे हुए हैं ना उनके पैसे आ रहे हैं, उनको तनख्वाह आ रही है। सिंपल सी बात है, आज जिस दिन पोलियो खत्म हो गया उनकी तनख्वाह बंद हो जाएगी। दुनिया में तो फिर हम साइड पे हो जाएंगे। भाई पूरी दुनिया में आप जैसे लोग नहीं है, पूरी दुनिया में आप जैसे लोग नहीं है, वो अपने कंट्रीज के साथ वो सिंसियर हैं। यहाँ पे माल खाने के लिए बैठे हुए हैं, यहाँ पे पैसा कमाने के लिए लोग बैठे हुए हैं। ये लोग सिंसियर नहीं है आपके साथ। नहीं, आपका पासपोर्ट देख के जब आपको एक साइड पे कर तो इनको सरोकार नहीं है, इनके पास तो ब्लू पासपोर्ट होगा, ये तो निकल जाएंगे। ये ठीक है, इनको क्या टेंशन होगी, इनको कोई लेना देना इस चीज से नहीं है। बट ये बहुत खतरनाक है जी।
आपकी वजह से अगर कोई बच्चा जिंदगी भर माजूरी में रहेगा तो इसका जवाब फिर आपने ऊपर जाकर देना है। इनको ये भी खौफ नहीं आता अली? भाई मैं आपको सिंपल सी बात बता रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि इनकी कंपेन्स ठीक नहीं, ये काम नहीं करते, इनकी टीमें नहीं जाती। मैं सलूट करता हूँ उन लोगों को, उन खवातीन को, उन मर्द हजरात को, उन नौजवानों को जो घर घर जाके पोलियो की कंपेन पे बच्चों को कतरे पिलाते हैं। वो अपना किरदार अदा करें क्योंकि उनको भी पैसे मिलते हैं इस चीज़ के। बिल्कुल सही बात है। मेरा मसला कंसर्न ये है जो हेड बैठे हुए हैं दफ्तरों में, जो दफ्तरों के अंदर जो बैठे हुए हैं ना, मेरा जो कंसर्न उन लोगों के साथ है कि आप इस कैंपेन को, सिलसिले को, मैं दूसरे इलाकों की बात कर ही नहीं रहा, मैं सिर्फ लाहौर की बात कर रहा हूँ कि लाहौर में आपको कोई सिक्योरिटी का कंसर्न नहीं होना चाहिए, कोई सिक्योरिटी का इशू नहीं है यहाँ पे, होना भी नहीं चाहिए। हाँ, अब नहीं होना चाहिए। अगर आप अब भी ये रीज़न बना के कर रहे हैं तो मेरा ख्याल है कि फिर तो वही बात ये है कि आप सिर्फ बैठे अपनी नौकरी बचाने के लिए। अना मैं सिंपल सी बात बता रहा हूँ, जिस दिन पोलियो खत्म हो गया तो फिर ये जो डिपार्टमेंट बनाया होगा इनका क्या बनेगा? उनकी नौकरी कहाँ जाएगी? उनकी नौकरी भी खत्म हो जाएगी। तो बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। ये एक आम आदमी से भी आप सवाल करेंगे वो आप बता देगा फिर तो इनकी नौकरी गई। बिल्कुल सही कह रहे हैं। बाकी तो लिहाजा उन लोगों को भी जानती हूँ जो पोलियो के कतरे अपने बच्चों को नहीं पिलाते। तो प्लीज ये माजूरी है जिंदगी भर की और डायरेक्ट माजूरी है, इसका कोई इलाज नहीं है, ये नाकाबिले इलाज है। एक दफा जिंदगी में खुदा न खास्ता आपके बच्चे को ये रोग लग गया तो फिर ताहयात रहता है। और वो लोग जो कि दानिस्ता तौर पर प्लान करके इस मुहिम को कामयाब नहीं होने देते, फिर यहाँ की ज़िंदगी तो बस यहाँ तक है, फिर आपने आगे भी जाना है। आपकी वजह से अगर किसी की ज़िंदगी माजूरी का शिकार हो जाएगी तो इस चीज़ के जिम्मेदार आप है, इस चीज़ की जवाब आपने अगले जहान में देना। हम ब्रेक के बाद आएंगे जी, स्टे विद अस। वेलकम बैक। और बहुत खतरनाक खबर है जी, 47 अरब 47 अरब की ओवर बिलिंग, लेस्को को 2 करोड़ 50 लाख रुपए जुर्माना। नेपरा ने लेस्को को मार्च में ओवर बिलिंग करने पर शो कॉज नोटिस जारी किया था। लेस्को चीफ ने 3 माह तक शो कॉज का जवाब ही ना दिया। कैसे खोकर साहब? जी बिल्कुल, ये बड़े अफसोस की बात है कि लाहौर में बिजली चोरी हुई है और बिजली चोरी को कवर करने के लिए जो बेचारे ईमानदार सारफ थे उन पर ओवर बिलिंग कर दी गई है। और ओवर बिलिंग भी कोई 1 करोड़ 2 करोड़ की नहीं, 47 अरब रुपए की ओवर बिलिंग की गई है और ये पकड़ी भी गई है फिर ओवर बिलिंग। तो जब निगरान हुकूमत थी तो मोहसिन नकवी साहब ने रिलीफ दिया था लोगों को, सार्फिन को, और वापस पैसे किए थे उनके बिलों के अंदर जो ओवर बिलिंग की थी। तो अब ये जो अब जुर्माना हुआ 2 करोड़ 50 लाख रुपए जुर्माना भी लेस्को को हुआ, तो अब लेस्को को चाहिए कि 47 अरब रुपए की जो ओवर बिलिंग हुई है ये सार्फिन के बिलों में उनको रिलीफ दिया जाए, उनको वापस की जाए ओवर बिलिंग के पैसे। और जो जिन्होंने ओवर बिलिंग की है मीटर रीडरों ने, उन पर कार्रवाई की जाए। और जो चोरी नहीं पकड़ सके लेस्को के जो स्टाफ के SGO हैं या लैंडमैन हैं या लैंड स्टूडेंट है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो बजाय इसके कि जो ईमानदार सारफ है उनको साथ दी जाए, उसका अदाला होना चाहिए। और जो पैसे जो 47 अरब रुपये हैं ये अब अगले 3 महीनों में जो है ये वापस होने चाहिए सार्फिन को बतदरीज जो है ना बिलों में, ताकि लोगों को कुछ सुख का सांस आ जाए और लोगों ने जो ओवर बिलिंग दी है उसका खमियाजा जो है ना लोगों को ना भुगतना पड़े, वो लेस्को भुगते जिसने ओवर बिलिंग की है। अच्छा, इसमें मैं 3 चीज़ों पर बात करूँगा। सबसे पहले तो बात ये कि लेस्को के जो चीफ है उन्होंने एतराफ़ किया है कि हमने ओवर बिलिंग की है। हाँ, उनका एतराफ़ है। हाँ। एतराफ़ के बाद सरबरा कह रहा खुद कि हमने की है। एतराफ़ के बाद बात कर लेते हैं 47 अरब की, फिर उसके बाद बात करते हैं लेस्को को 2 करोड़ 50 लाख रुपए। कैसे की है आपने? ऐसे किसी पे पैसे थोप दिए? 2 करोड़ 50 लाख रुपए का आपने फाइन जो है वो कर दिया। मुझे इस फाइन से, खोकर साहब को इस फाइन से, आपको इस फाइन से कोई फर्क नहीं है। मुझे फर्क पड़ेगा 47 अरब रुपए की ओवर हमारी जेब से वो निकले ना, वो मेरी जेब से भी निकला है। मैंने भी इजाफी बिल जो है 25-25 हज़ार एक कमरे के अपार्टमेंट का, एक कमरे के अपार्टमेंट का मैंने बिल पे किया है 25-25 हज़ार। तो अगर आपने ओवर बिलिंग की है तो मुझे ये मेरे पैसे जो है वो मेरे अकाउंट में वापस करें, या फिर मेरे बिलों के अंदर, बिलों की सूरत के अंदर आप उसको रिवाइज करें। बिल्कुल माफ करना चाहिए भाई, मुझे 2 करोड़ 50 लाख रुपए जुर्माने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सही बात है। ये आपने लेस्को के चीफ को किया, वो जाने और आपका काम जाने। मुझे 47 अरब रुपए से गर्ज है, वो भी अपनी जेबों से नहीं देना भाई, आपने वो भी मुझे 47 अरब रुपए से गर्ज है कि 47 अरब रुपए का अगर अजाला आपने 2 करोड़ 50 लाख रुपए का जुर्माना करके किया है ना, तो फिर आप पे भी सलाम है, तो फिर इनके ऊपर भी सलाम है। सिंपल सी बात है। अब मैं वो लफ्ज़ अदा करना चाह रहा था लेकिन मैं नहीं कर सका, तो लिहाजा मुझे मेरे जो पैसे आपने मेरी जेब से छीने हैं, मेरी हलाल की कमाई, वो मुझे आप वापस करें।
जो आपने बिल में लगा के दिए, ये उन लोगों को तक पहुंचाएं जिन लोगों से आपने इजाफी बिल वसूल किया। इससे हजारों लाखों की तादाद में लोग मुतासिर हुए हैं। अब देखें ना, नेपरा ने लेस्को को 2 करोड़ 50 लाख रुपए का जुर्माना करके उन्होंने कहा जी वाह वाह वाह, हमने अपना काम जो है अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली आइन के आर्टिकल के तहत, तो लिहाजा अब इनकी जिम्मेदारी। भाई आपकी जिम्मेदारी ये है कि आप ये 47 अरब का कुछ करें। अब मुझे याद है कि निगरान सेटअप में भी ये बात हुई और उसके बाद मौजूदा सेटअप में भी वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बाकायदा ओवर बिलिंग के ऊपर जो है एक्शन लिया था। अब उनके पास सारी रिपोर्ट्स आ गई कि ओवर बिलिंग जो है वो लाहौर के अंदर की जा रही है, बाकी जो हमारी गैपको है मैपको है वो सब कर रहे हैं ये। तो लिहाजा उनके ऊपर भी ये, क्योंकि वज़ीर आज़म को इसमें लूप में लिया गया, उनको बताया गया कि सबसे ज़्यादा जो मसला है वो ओवर बिलिंग का है, लोगों को ज़्यादा बिजली के बिल भेजे जा रहे हैं, ये बोझ डाला जा रहा है। तो उन्होंने एक्शन लिया, उसके एक्शन लेने के बाद ये रिपोर्ट सामने आई। ये रिपोर्ट जब सामने आई कि 81 करोड़ यूनिट्स, मेरे ख्याल 1 अरब से ज़्यादा होंगे अब तो 1 अरब से ज़्यादा यूनिट्स जो है वो सार्फिन के ऊपर बोझ जो है वो डाला गया। तो उन दिनों में लोगों की चीखें निकली थी बिजली के बिलों के देख के। तो मेरा सवाल जो हमारी अशरफिया है उनसे ये है कि आपने, हमें जुर्माने से कंसर्न नहीं है, आप इन 47 अरब रुपए का कुछ करें। अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो मेरा ख्याल है फिर आप भी नौकरी छोड़ देंगे ना, तो किसी ने देखना है कि किससे पैसे कितने। ये फाइन करके आपने क्या किया है भाई? फाइन से मुझे कोई गर्ज नहीं है, मुझे गर्ज है कि जो आपने ओवर बिलिंग की है, ओवर बिलिंग की है, आप इसको आहिस्ता आहिस्ता लोगों के बिलों में रिलीफ जो है वो देते जाए। 3-3 हज़ार का, 5-5 हज़ार का, जितने जिस घर के यूनिट जो है वो जितने वो एक्सपेंडिचर उसका होता है, वो जितने यूज़ करता है उसके मुताबिक आप उसको जो है वो रिवाइज करना शुरू कर दें, लोगों को रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। तो लिहाजा ये जो 47 बिलियन का अगर खोकर साहब के ऊपर आपने बोझ डाला तो ये वापस होना चाहिए। क्यों खोकर साहब? बिल्कुल वापस होना चाहिए जी, और इस सिलसिले में लोगों को रिलीफ मिलना चाहिए, और जो बिल है बिलों में राहत लोगों को मिलनी चाहिए, और लेस्को चीफ को इसके उहदे से हटाना चाहिए जिसने इतराफ़ किया कि हमने ओवर बिलिंग की है। दूसरी बात, इसका जिम्मेदार लेस्को चीफ है, और ऊपर से जो करप्शन होती है वो ऊपर से गिरती है, नीचे तक आती है, नीचे फिर जाकर तक नीचे का भी सर्विलेंस का निज़ाम जो है वो तेज़ हो सके, और जो एक्सीएन एसडीओ जिन्होंने ये ओवर बिलिंग की है या जिन्होंने लैंड स्टूडेंट या मीटर जिन्होंने किया है उनको उनके उधर से हटाया जाए। अगर 2-4 को आप फड़का देंगे ना तो बाकी मामला तो खुद भी दुरुस्त हो जाएंगे, बाकी का किबला भी दुरुस्त हो जाएगा। इसमें लेस्को चीफ के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल आपने ठीक कहा। अगली खबर की तरफ आ रहे हैं जी। सीएम साहिबा की ज़ेरे सदारत इजलास है। मरबूत सिक्योरिटी आर्म्स रेगुलेशन के नए कवानीन मुतारिफ, 14 दाखिल और खारजी मकामात पर जदीद स्कैनर नस्ब करने का फैसला। अली रामे। अच्छा, कल मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुन रहा था आईजी साहब की, उन्होंने कहा कि हम असले से पाक करेंगे सूबे को। तो सबसे पहले अगर सूबे को अपने असले से पाक करना है ना, तो मेरा ख्याल है कि अरकान असम्बली को पकड़ें, उनके साथ जो गनमैन चलते हैं पहले उनको चेक करें। आपने कल सुना होगा कि डाला कल्चर के ऊपर बात हुई। डाला कल्चर शुरू किसने किया? सियासतदानों ने, बिल्कुल ऐसे, ब्यूरोक्रेट्स ने, पुलिस ऑफिसर्स ने। अगर आपने इसका आगाज़ ही करना है ना तो आप अपने से करें। आप अपने सूबे की सिक्योरिटी, अपने शहर की सिक्योरिटी इतनी रखें, आपको इतना यकीन होना चाहिए कि आपका शहर महफूज है जो आप दावे करते हैं, तो भाई सबसे पहले आपके अपने साथ जो डाले चलते हैं ना वो ख़त्म करें। वज़ीर आला के साथ ठीक है, वो सूबे की वज़ीर आला, उसके साथ एक चलना चाहिए। आप दावा करते हैं कि आपका शहर महफूज है, आप दावा करते हैं कि क्राइम कम हुआ है। अगर दावा करते हैं तो फिर आप बुलेट प्रूफ गाड़ी, सिक्योरिटी कम कर दें, बुलेट प्रूफ गाड़ी जरूर इस्तेमाल करें। अपने साथ जो चलने वाले डाले हैं ये खत्म करें। आपने अगर अपने साथ डाले चलने वाले खत्म कर दिए ना, लो जी पूरे पंजाब में डाला कल्चर खत्म हो जाए। डाला कल्चर शुरू किसने किया? इन लोगों ने किया, इन सियासतदानों ने किया, इन ब्यूरोक्रेट्स ने किया, इन पुलिस ऑफिसर्स ने किया। भाई ठीक है, आपको आपका तहफ़्फ़ुज़ हमें अजीज़ है क्योंकि आप जो काम कर रहे हैं इसमें बिल्कुल आपको हमें कोई शक नहीं है। लेकिन जब आप दावा करते हैं कि आपका सूबा महफूज हो चुका है तो फिर आपको डाला कचरा ख़त्म करना, तो फिर आपको ये पॉलिसी अपनानी पड़ेगी। और उसके बाद जो अपने आप को शो करते हैं ये टिकटॉक के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर शोबाजी के लिए करते हैं, आप उनके खिलाफ एक्शन लें। जहाँ तक डी वेपनाइजेशन की बात है, डी वेपनाइजेशन बिल्कुल होनी चाहिए सूबे के अंदर। और इसके लिए फिर सवाल होगा कि आप डी वेपनाइजेशन करेंगे कैसे? क्या आपके पास इतनी इन्फोर्समेंट है? इरफान से भी डिस्कशन हो रही थी तो यही कहा था कि सबसे पहले जहां से मिल रही है ना वो चीजें आपको रोकनी पड़ेगी। जहां से आप जाके आराम से असला खरीद के ले आते, आप आवाम के दस्तरस में ना लेकर आए, इन चीज़ों को आसानी ना इतना रखें। देखिए सबसे पहले जो अब बात कर रहे थे वज़ीर आला की कि दाखिली और खारजी जो रास्ते हैं ना हमारे, वहाँ पे हम मजबूती हमें दिखानी होगी, वहाँ पे सिक्योरिटी सर्वेलेंस जो है वो बहुत तेज़ होना होगा। क्योंकि हमारी जो ज़्यादातर स्मगलिंग होती है ना वेपन्स,
वो स्मगल होके आती है। बिल्कुल ऐसे ही है। अब मुझे अगर यहाँ पे गन चाहिए, मेरा ख्याल है कि मैं किसी एक बंदे को फ़ोन ही करूँगा, वो मुझे गन मेरे घर तक पहुँचा देंगे। इस तरह का नेटवर्क है। सबसे पहले आपने ये जो ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क है, आपने इनको ख़त्म करना है। इनको ख़त्म करें, फिर उसके बाद जो इलीगल वेपन्स आपकी सेल कर रहे हैं, जो आपके असला डीलर है, उनको अपने गिरफ्त में लेके आना। उनको गिरफ्त में लेकर आएंगे तो फिर वो, मेरा ख्याल है वो बेहतर वो जानते हैं, वो पुलिस का काम है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि आप इतने बड़े लेवल तक किस तरह आप जाएंगे? बिल्कुल अगर आपने सबसे पहले डीवेपनाइजेशन करना तो पहले कच्चा में जाएं, कच्चा के इलाके में जाकर डीवेपनाइजेशन करें। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही। अच्छा जी, अगली खबर की तरफ आ जाते हैं। वजारत दाखिला ने टीएलपी को कल अदम जमात करार दे दिया है। जी बिल्कुल, जो टीएलपी है उसकी जो एक्टिविटीज थी वो मुल्क दुश्मन नासर की तरह जारी थी कि सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाना, पुलिस को हमले करना और जो आवाम की जो प्रॉपर्टी है उस पर हमले करना, जिसकी वजह से वो इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत आते थे और उनको उनके पर पर्चे दर्ज हुए इंसदाद दहशतगर्दी के तहत। उन्होंने पुलिस के एक SHO को शहीद किया, दूसरे उनके असले की सरेआम नुमाइश की, जिस पर उनकी जो वफाकी हुकूमत है पंजाब गवर्नमेंट ने फिर लिख कर भेजा कि टीएलपी पर पाबंदी लगाई जाए, ये एक दहशतगर्द तंजीम है, इस पर पाबंदी लगाई जाए। पहले भी इस पर पाबंदी लगी थी लेकिन बाद में हुकूमत ने पाबंदी उठा ली थी। तो लेकिन आप दोबारा वो मुनज़्ज़म होंगे, दोबारा जब मुनज़्ज़म होकर दोबारा वो लॉन्ग मार्च करेंगे तो हुकूमत को चाहिए कि दोबारा इनके सामने घुटने ना टेके और दोबारा इन पर पाबंदी लिफ्ट ना करे। इन पर पाबंदी रहनी चाहिए इस तरह की तंजीमों पर, और इस तरह इन ऐसी तंजीमों को गैर मुसल्लह करने की भी ज़रूरत है ताकि इससे पहले कि ये बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की तरह पाकिस्तान पंजाब में मजबूत हो जाए और दहशतगर्द तंजीम के तौर पर जो जानी जाए, इस पर कंट्रोल करना चाहिए और इसके जो कारकुन हैं उन पर सख्त हाथ डालना चाहिए और जहाँ जहाँ इनके कारकुनों के पास असला है वो असला वापस लिया जाए और स्टेट अपनी रेट जो है वापस तो कह रहे हैं आईजी साहब खुद भी दे देंगे तो कुछ नहीं होगा। खैर उस पर आते हैं। अली एक कमेंट कर दे इस खबर पर। देखिए ये बिल्कुल बेहतरीन इकदाम है। अगर आपने अब ये कदम उठाया है तो अब इस कदम पर जो है ना वो इकदाम पर आप साबित कदम भी रहें, ये बड़ी बात है। अब रेफरेंस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दायर किया जाएगा, रेफरेंस जो है वो उस पर तौसीक कर दी जाएगी अदालत की तरफ से, तो फिर ये स्टैंप लग जाएगी। फिर इस जमात को बिल्कुल ही इसके ऊपर हर तरह से पाबंदी जो है वो लगाई जाएगी। लेकिन जो जहनों के अंदर एक चीज़ पैदा हो चुकी है ना, आप इस तरह के कागजी कार्रवाई करके आप ख़त्म कर सकते हैं लेकिन लोगों के जहनों से वो चीज़ ख़त्म नहीं कर सकते। ये मेरा कमेंट है। सही, आप नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसी ही है। अच्छा जी, आईजी साहब कह रहे हैं कि खुद असला अगर आप लाके जमा करा देंगे तो कोई कार्रवाई नहीं होगी। सो डू यू थिंक खोखर साहब आवाम खुद ब खुद जाके, पिछले दौर में भी ये मुहिम शुरू हुई थी जब शहबाज शरीफ वज़ीर आला थे तो लोगों को कहा गया था कि आप खुद असला जमा कराएं। लोगों ने क्या किया, लोगों के घरों में जो नकारा पिस्तौल पड़े हुए थे ना, जो कंडम पिस्तौल पड़े हुए थे, वो पुलिस वालों ने लोगों के साथ मैनेज किया। और जिस तरह ये होता है कि डीएजी ऑपरेशन जो है ना वो खुली कचहरी लगाते हैं तो SHO जो है ना अपने बंदे ले आते हैं खुली कचहरी में और वहाँ SHO की आकर तारीफ कर देते हैं। इस तरह इन्होंने पुलिस ने ना लोगों से असला वापस लिया और वो जो ये तो सारा खोखर साहब ने भांडे फोड़ दिए और इस तरह पुलिस ने मैनेज किया और मैनेज करके लोगों से असला वापस लिया। लेकिन खोखर साहब मुझे इस सवाल का जवाब दे दें कि असला लाइसेंस बन रहे हैं? नहीं, अभी नहीं बन रहे, अभी नहीं बन रहे। अभी मेरा क्या कसूर है? मैं तो अपने आप को रजिस्टर्ड कराना चाह रही हूँ, मैं असला लाइसेंस बनवाना चाह रही हूँ। लेकिन गवर्नमेंट को खोलने चाहिए। समरी गई हुई है, वज़ीर आला को समरी गई हुई है, लेकिन काबीना ने अभी तक इस पर फैसला नहीं दिया। महकमा दाखिला ने समरी भेजी हुई है कि असला लाइसेंस खोले जाए। और मेरा कसूर तो नहीं ना है। आपको असला लाइसेंस क्यों चाहिए? क्यों? आप जिसने आपका शहर महफूज है, आपके अफसरान ही कह रहे हैं आपके शहर महफूज, देन व्हाई डू यू नीड लाइसेंस? चलिए, अब कुछ लोग जो है वो परेशानी को या देखिए कुछ लोगों का होता है, जैसे एक बिजनेसमैन है, उनको अपनी सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है। जो एलीट क्लास के लोग हैं उनको डर होता है कि उनको कोई तावान ना ले ले। बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उनको सिक्योरिटी चाहिए होती है। पॉलिटिशियन भी हैं, उनको भी अली माजद के साथ आज ये चोरियां डकैतियां घरों में जिस तरह हो रही हैं, कोई सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से रखना अब ये ज़्यादातर मसला है उन इलाकों में जो दूर दराज इलाकों में गाँव में रहते हैं। जैसे हम लोग गाँव के रहने वाले, हमारे यहाँ चोरी डकैती वहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि रात को चोर आते हैं, वो आपके जानवर चुरा के ले जाते हैं, आपकी जनाज पड़ी होती हैं वो उठा के ले जाते हैं। तो ये उन दूर दराज इलाकों के अंदर जो है वो ये बहुत ज़्यादा होता है। तो वहाँ पे लोगों ने फिर अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए उन लोगों को डराने के लिए वो फायरिंग करते हैं, हवाई फायरिंग करते हैं। तो ये इस तरह का सिलसिला जो है वहाँ शुरू होता है। लेकिन खोखर साहब की बात बड़ी मज़े की है कि SHO जो है वो अपने 10-15 बंदे को लेके आएगा, उनको टूटा फूटा असला देगा, वो कहेगा जी इन्होंने जमा करवा दिया। ये बात बिल्कुल ठीक है। अब जिस दौर की खोखर साहब बात करें कि उस दौर में भी ये डीवेपनाइजेशन की एक मुहिम जो है वो चली थी। अब उस दौर में हम तो नहीं थे, हमारे लिए ये पहली दफ़ा है। लेकिन डीवेपनाइजेशन करना है, ठीक है, अच्छी बात है। अगर डीवेपनाइजेशन करने से सूबे में अमन आता है तो हम बिल्कुल इनके साथ हैं।
लेकिन उसके बावजूद अगर क्राइम हो रहा है तो फिर कौन जिम्मेदार होगा? क्वेश्चन मार्क है, वाकई क्वेश्चन मार्क है। चलिए जी, अगली खबर की तरफ भी आएंगे, हम ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिए। एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहेंगे। अगली खबर की तरफ आ जाते हैं। दुर्र नायाब की ये खबर है, 60 फीट रोड पर इमारतों की ऊंचाई 90 फीट करने की इजाजत। एलडीए ने सड़कों की चौड़ाई के हिसाब से बिल्डिंग हाई राइज बनाने की इजाजत का फॉर्मूला भी मंजूर करा लिया है। 30 फीट रोड पर आने वाली बिल्डिंग्स को 45 फीट तक ले जाने की इजाजत होगी। फैसले से कारोबारी अफराद को फायदा होगा। अली रामे। बिल्कुल, मैं अभी कल ही दुर्रे से ये बात डिस्कस करा था, तो बात ये हो रही थी कि गुलबर्ग का जो पोश इलाका है वहाँ पर, क्योंकि खोबरस्तान ने बात की कि पोश इलाके पर डेवलपमेंट बहुत होती है। अच्छा। तो फिर मैं और दुर्रे डिस्कस कर रहे थे, मैंने कहा यार सबसे ज़्यादा वो लोग टैक्स भी देते हैं, तो लिहाजा वहाँ पर जितनी आप सहूलियात दे सकें आपको देनी चाहिए। सबसे ज़्यादा टैक्स वहाँ से कलेक्शन होती है? टैक्स देते हैं, क्यों नहीं देते? सिंपल सी बात है, उतना देते हैं जितना बनता है। देखिए वहाँ पे जो घरों से अब एक्साइज छोड़ता है गुलबर्ग को कभी? नहीं छोड़ता तो नहीं, बट मुझे ये पता है कि जितना बनता उतना लिया भी नहीं जाता, वो अलग बात है, लेकिन टैक्स देते जरूर है। अब मैं जिस एरिया में रहता हूं, मेरा नहीं ख्याल वहाँ पे लोग टैक्स देते हो। अच्छा। हाँ, सिंपल सी बात है, क्योंकि वो एक और एरिया है। अब हर एरिया को डिफाइन किया हुआ है, हर एरिया की अपनी एक वैल्यू है। गुलबर्ग की अपनी एक वैल्यू, उस वैल्यू के मुताबिक उनसे वहाँ पे टैक्स जो वसूल किया जाता है। तो लिहाजा हम ये बात कर रहे थे, तो अचानक उसने बात की कि अब उन्होंने गवर्नमेंट की ना इजाज़त दे दी है, तो हाई राइज बिल्डिंग जो है बनना शुरू। मैं कहा ये तो अच्छा फैसला किया है, क्योंकि ये हमारा एक सेंटर है, हम इसको बिजनेस हब बना रहे हैं, सीबीडी आपका साथ बन रहे हैं, तो इसके ऊपर फोकस आपको ज़्यादा से ज़्यादा करना होगा। अगर आप ये इजाज़त दे दें तो आपकी बड़ी बिल्डिंग्स जो है वो बनना शुरू हो जाएंगी। तो फिर मेरे जहन में एक चीज़ आई कि मैं हमारे यहाँ सबसे बड़ा इशू होता है कि हमारे यहाँ हाई राइज अगर बिल्डिंग बना दी जाती है ना, तो है ना फिर उसमें ना सिक्योरिटी फीचर्स इस तरह के मजबूत नहीं होते। उसमें हफाजती तदाबीर के हवाले से, फायर फाइटिंग के हवाले से ये चीज़ें जो है वो लाजमी हो। इस पे एलडीए कभी कंप्रोमाइज ना करे। जो उनका एक प्लान है, मैप का प्लान है, बिल्डिंग का डिज़ाइन है, वो एलडीए से प्रॉपर जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड हैं उनके मुताबिक अप्रूव होना चाहिए। हाई राइज बिल्डिंग बने, अपार्टमेंट्स बने, अच्छी बात है, आपकी शहर की लुक की डिफरेंट हो जाती है। लेकिन उसमें अब पूरी दुनिया में जो ग्रीन इनिशिएटिव है उसके तहत बिल्डिंग्स बन रही हैं कि आपके इन्वायरमेंट के ऊपर उसका असर जो है वो नहीं होना चाहिए। तो उसमें इन्वायरमेंट का जो कंपोनेंट है वो आपको लाजमी ऐड करना पड़ेगा कि आपकी बिल्डिंग ऐसी हो कि आपके इन्वायरमेंट के अंदर वो पोल्यूशन पैदा ना करे, आप मटीरियल इस तरह का इस्तेमाल करें। चाइना में ना जब भी कोई बिल्डिंग का काम शुरू होता है ना, कोई तामीराती काम, तो वहाँ पे जो मट्टी पड़ी होती है ना, वो उसके ऊपर ग्रीन कपड़ा रख देते हैं। ग्रीन कपड़ा रख के पानी का छिड़काव कर देते हैं। सही। वो वहाँ से कभी गर्द नहीं उठेगी। हमारे यहाँ जाके देख लें, हम मट्टी पड़ी है सबसे बड़ा मसला, हम डेली पानी लगाते हैं। जब उनकी कंस्ट्रक्शन हो रही होती है ना, ऊपर कपड़ा लगा देते हैं ताकि मट्टी यहाँ से ना उड़े। सही। फिजा जो आसपास के एरिया है साफ सुथरी रहे, ये होता है तरीका। तो लिहाजा आप जब भी इस तरह की बड़ी बिल्डिंग्स बनाएं, आप इन्वायरमेंट को लाजमी लूप में लें। आपने इन्वायरमेंट को मद्देनजर रख के आपने बिल्डिंग्स बनानी। बाकी बिल्डिंग्स बने, अच्छी अच्छी बनी, खूबसूरत लुक आए मेरे शहर की, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है? कैसे जी बिल्कुल, हाई राइज बिल्डिंग बननी चाहिए। आप देखें दुबई देखें, वहाँ रेत की वो ज़मीन इतनी वो यानी कि जरखेज़ नहीं है, लेकिन इसके बावजूद हाई राइज वहाँ बिल्डिंगें बनती हैं। तो यहाँ हाई राइज बिल्डिंगें भी बननी चाहिए। और ख़ास तौर पर मार रोड पर जो है ना, नए होटल 5 स्टार हाई राइज जो होटल है वो बनने चाहिए। हमारे सिर्फ मार रोड पर 2 होटल हैं, पीसी और हमारी, और होटलों की भी ज़रूरत है। फिर स्पोर्ट्स के हवाले से जो हमारी रिवाइवल हो रही है, फंक्शन हो रहा है, और हमारे जो चेयरमैन पीसीबी है वो स्पोर्ट्स को बहाल करने के लिए जो गैर मुल्की टीमें आती रहती हैं लाहौर में, और लाहौर में उनके ठहरने का बंदोबस्त जो है ना, वो एक होटल बन रहा था, वो इधर एक काफी स्टेडियम के साथ वो भी बनना चाहिए। तो हाई राइज बिल्डिंग जो है ना बननी चाहिए, और ये जरूरी भी है, इसके लिए जरूरी है। लेकिन इसमें एलडी को चाहिए कि करप्शन का जो एलिमेंट है वो कम से कम रखे, और जो फाइल वर्क है वो उसमें ऐसी सिस्टम रखे कि वो ऑटो फाइल वर्क हो, तो बजाय इसके कि वो मैनुअल कर दे। मैनुअल से ये होता है कि वो फिर एक बंदे पैसे लेता है, पास करता है, फिर दूसरा बंदा पास करता है, फिर बिल्डिंग इंस्पेक्टर पास करता है। तो बिल्डिंग इंस्पेक्टर जो है ना, उसकी जो करप्शन है उससे दूर रखे, और मैनुअल की बजाय ऑनलाइन जो है ना। बिल्कुल आपने ठीक कहा, क्योंकि यहाँ पे ये रुझान कम है, तो इसके लिए तो प्रॉपर आपको गाइडेंस लोगों को भी इसमें आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो है ना वो लाजमी मद्देनजर रखें। अब क्योंकि दुरे की जो खबर है उसमें रहायशी बिल्डिंग्स की बात की गई। अगर मेरे पास या किसी और के पास जो अगर डोमेस्टिक या उसका रिहायशी अगर बिल्डिंग है,
तो उसको अगर आप इस तरह से हाई राइज बनाएंगे, उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो उसके ऊपर सवाल भी उठता है कि क्या उसका मटेरियल, क्या उसकी जो SOPs हैं कंस्ट्रक्शन के हवाले से क्या उसने फॉलो किए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को। हाँ, तो उसके LDO को मॉनिटरिंग स्टैंडर्ड होते हैं जिनको मेंटेन करना, तो उसके LDO को मॉनिटरिंग जो है वो करनी अगर पड़ेगी। ये नहीं कि आप पूरे लोग वहां पे भी ले दे के सारे काम कर दे तो वो हाई राइज वाले लोग तो फिर हवा में अल्लाह के वाले हैं। सिंपल सी बात है। इन चीजों को तो देखना कंस्ट्रक्शन में जो फास्ट ट्रैक चीज़ें होती हैं ना, बाज़ का ख़ास तौर पर वो चीज़ें जिसमें ह्यूमन आपकी इन्वॉल्वमेंट हो और ह्यूमन के लिए वो इस्तेमाल हो, खासतौर पर बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, इनके ऊपर कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। ये कंप्रोमाइज़ तो मेरा ख्याल है कि गोरा कल्चर भी नहीं कभी करता। वो तो वैसे भी किसी चीज़ के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं करते। ये शॉर्टकट हमारे पास रास्ते होते हैं जिसको हम कहते हैं कि टच लगा दे और तुक्का लगा के हमने काम जो है वो कर दिया, वो वैसे नहीं करते। उनका मटेरियल का काम जो है वो बड़े इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को वो फॉलो करते हैं। उसके लिए चाहे 20 दिन लग जाए, चाहे 30 दिन, चाहे 40 दिन। हमारे यहाँ तो बड़े मंसूबे बन जाए, 2 दिन बाद जमीन रोड बैठ पायदार और पायदारी के ऊपर वो बात करते हैं। होना भी नहीं चाहिए भाई आपका जो मजबूती है ना किसी ये बिल्डिंग जब एक दफा बन गई तो उनको बार बार आपने बनाते तो नहीं रहना ना। सिंपल सी बात है। तो लिहाजा अब ये जो रिहायशी बिल्डिंग्स के ऊपर इस तरह के आप हाई राइज की अगर इजाजत दे रहे हैं कि वो 90 फीट तक ले जाने उनको इजाजत होगी, तो इसमें थोड़ा सा इशू है कि आपकी बेस आपकी LDA से या स्टैंडर्ड के मुताबिक हो, उसको फिर SOP के मुताबिक होना चाहिए, उस पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। उसमें कॉम्प्रोमाइज LDA के अफसरान भी ना करें और जो बना रहा है वो भी ना करें। करें। थैंक यू सो मच जी। हम हेडलाइंस के बाद आएंगे।